उत्तर प्रदेश के बाहुबली, माफिया और राजनेता रहे मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो गई है। आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्दगे खाक भी कर दिया गया है। लेकिन माफियाओं को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती हैं और ख़ास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्तार अंसारी ऐसा नाम है जिसकी तमाम कहानियां लोग आज भी सुनते हैं, भले ही उसकी अब मौत हो गई हो। हमारे साथ बात करने के लिए हैं लखनऊ में जेलर रहे एसके अवस्थी जी, जिन्होंने तमाम माफियाओं पर शिकंजा कसा जब ये जेल में थे। और मुख्तार अंसारी को जो पहली बार सज़ा हुई थी एसके अवस्थी जी के मामले में FIR दर्ज कराने के मामले में हुई थी। सर, आप तमाम जेलों में रहे, उसमें मुख्तार अंसारी से भी आपका आमना सामना हुआ, अतीक अहमद से भी हुआ, तो मुख्तार को लेके किस तरह की, जब आप लखनऊ जेल में थे तो कब का ये पूरा वाकया है जब मुख्तार से आपका आमना सामना हुआ? देखिए, मैं वर्ष 1976 से 2013 तक कारा जेल विभाग में मैंने नौकरी करी है और मैं विभिन्न जनपदों में रहा हूँ। वो चाहे मेरठ हो, शाहजहांपुर हो, पीलीभीत हो, मिर्ज़ापुर हो, इलाहाबाद हो, अयोध्या हो, प्रतापगढ़ हो, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल हो। इन जेलों पर मुझे विभिन्न माफियाओं से पाला पड़ा और माफियाओं की पोजीशन ऐसी रहती है कि माफिया अपना भौकाल बनाता है, माहौल बनाता है, भय पैदा करना चाहता है। देखिए, एक कहावत कही जाती है कि हर गली में एक कुत्ता होता है और वो अपनी गली का शेर होता है। पोजीशन माफियाज की यही है कि इनको हर जगह हैं और जहां पर हैं उनका नेटवर्क बहुत बढ़िया है, इनका वर्चस्व उस जगह कायम है और दबाव है, इनका नेटवर्किंग बहुत बढ़िया है। अच्छा, लखनऊ जेल में जब आप थे यहाँ पर एज ए जेलर, तो मुख्तार अंसारी यहाँ पर 2003 के आसपास का वाकया है कि यहाँ पर था, तो आपसे कोई भिड़ंत हो गई थी और फिर बड़ा बवाल हुआ था, उसमें क्या था पूरा मामला? मुख्तार अंसारी से जहां तक है, मैं 2002 में यहाँ पर एक कांड हुआ था, कुछ स्केप हुआ था, उस दौरान मुझको यहाँ ट्रांसफर करके भेजा गया, जबकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है। ये इसी आवाज से विभाग में मैंने ज्वाइन किया था और 2002 में जब मैं यहाँ पर मुझे ट्रांसफर किया गया उस समय मुख्तार अंसारी यहाँ नहीं थे। लेकिन चूंकि ये राजधानी की जेल है तो यहाँ नेता विभिन्न आया करते हैं जेल में और उन लोगों का ऊंच नीच की स्थिति बनी रहती है। मुझको यहाँ पर 3 लोगों का ट्रांसफर किया गया। श्री संजीव त्रिपाठी जेल अधीक्षक का यहाँ पर भी ट्रांसफर किया गया कि ललित मोहन जी थे, और मेरा किया गया। कोई आना नहीं चाहता यहाँ पर भी, कौन लफड़े में बिना मतलब पढ़ना चाहे। लेकिन मेरी IG से बात हुई, मैंने उनको अपना तरफ से बताया कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है और क्योंकि जेलर की पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है। उन्होंने कहा आपको चुना गया है। मैंने कहा ठीक है, मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद संजीव त्रिपाठी जी भी हमारे आए। तो यहां पर जब मैं आया उसके कुछ समय बाद मुख्तार अंसारी यहां पर आगमन हुआ। मैं 2002 से 2003 तक यहां पर रहा। ये दिल्ली थे उस वक्त, दिल्ली से यहां पर आए थे जबकि शक्ति परीक्षण था, यहां पर सदन में होना था। और उस समय जब इनको जेल पे लाया गया तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने DM से फोन आया मेरे पास कि वो मुख्तार अंसारी आ रहे हैं। मैंने कहा मुख्तार अंसारी आ रहे हैं, कोई वारंट तो है नहीं उनका। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ऑर्डर दे रहा हूं, आप उनको ले लीजिए। मैं बता रहा हूं कि कितना दबाव रहता है, कितना प्रेशर रहता है अधिकारियों का। मैंने कहा कि अभी राजा भैया और धनंजय सिंह भी आ रहे होंगे, क्या इनको भी लेना है? उन्होंने कहा नहीं, इन्हें नहीं लेना है। मैंने कहा तो मेरे पास कोई ऑर्डर होना चाहिए जिसके आधार पर मैं इनको रोक सकूं, ये कर सकूं। तो मैंने एक लेटर लिया उनसे, ये आ गए थे इन्होंने। मैंने कहा कि एक एप्लीकेशन दे दीजिए। मैंने एप्लीकेशन भिजवाई, इनकी टेररिज्म उसी समय इनका आ गया, ऑर्डर आ गया कि मतलब उस पर उन्होंने लिख दिया कि इनको ले लें। ठीक है, इन्होंने फ्रेश होंगे थोड़ा और इसके बाद फिर सदन में जाएंगे। मैं जानता था कि ये कलाकार आदमी हैं, ये आने के बाद ये तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन जरूर दिखाएंगे, और वही हुआ। 1 घंटे बाद एक यहाँ लोकल कोर्ट से वारंट आ गया, वारंट आ गया कि इनको अग्रिम आदेशों तक यहीं रखा जाए। चूंकि दिल्ली से जो आए थे तो वहां के न्यायालय का यह आदेश था कि इनको सदन में उपस्थित होने के बाद वापस कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस इनको लेकर आई थी। इन्होंने कहा कि गेट पर ही
हुज्जत स्टार्ट हुई, पहले तलाशी पलाशी दुनियादारी की। इसके बाद इन्होंने कहा कि मैं तो अब मेरा वारंट आ गया है, मैं तो अब यूपी का आदमी हो गया, दिल्ली का तो हूं नहीं, मैं दिल्ली पुलिस से नहीं यूपी पुलिस से जाऊंगा जेल में। मैंने कहा कि मेरे तो अधिकार में है नहीं कि यूपी पुलिस ले जाए, दिल्ली पुलिस जाए, ये पुलिस जाने। इन्होंने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं जेल सदन में। और आप अवस्थी जी समझ नहीं रहे हैं, मेरे एक वोट से सरकार टिकी हुई है। यदि मैं सदन में नहीं गया सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर गई तो आपका क्या हाल होगा आप समझ लीजिए। डार्क उलझन यहां से ही स्टार्ट हो गई। इसके बाद ये पुनः एक बार आए, फिर स्थायी रूप से रहने के लिए आए। जेल में आ गए, भाई तो वारंट रहते ही जेल में आते ही हैं, अपराधी आएंगे ही जेल में, रखना होगा, व्यवस्थाएं देखनी होगी। माफिया बहुत भयभीत रहता है, बहुत डरता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग, इन्हें गैंग्स वार होती है उनकी चिंता है, अपने साथियों से चिंता है, और हमको तो दोनों तरफ से चिंता है। कोई इन पर हमला कर दे तब भी दिक्कत है, अंदर इनसाइड कुछ भी हो जाए, गैंगवार हो जाए तब भी हम फंसे हुए हैं, और इनसे झगड़ा हो जाए तब भी आपको दिक्कत। चारों तरफ से पड़े हुए हैं। हमारी स्किन जो है वो ऐसी है कि हम किस तरह से निभाते हैं। क्योंकि देखिए एक बात बताएं, पुलिस और जेल में बड़ा अंतर है। पुलिस महकमा ऐसा है जहां पर कि पुलिस जो है किसी अपराधी को जेल में भेजने के बाद निश्चिंत हो जाती है, वो तो छोड़ के चली गई, और जेल को हमें झेलना है। एक बात मैं और बताऊं कि हर व्यक्ति के दो पते होते हैं, एक होता है स्थायी और एक अस्थायी। अपराधी का स्थायी पता जेल है, अस्थायी पता उसका घर। तो इस तरह से स्थायी पते में रहता है। और एक बात, जिस तरह से सांप बिल में सीधा ही जाता है, अपराधी जेल में उलझना नहीं चाहता। तो अपराधी की स्थिति ऐसी रहती है और हमें भी वैसे ही। अच्छा, हमारा मतलब ही नहीं रहता उसने 376 किया, 302 किया, 307 किया, हम क्या जाने, ना हम मौके पे रहे ना रहे, वो तो जैसे कृत्य करता है। हाँ, एक बात जरूर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हमारे दिक्कत पैदा ना हो। मुख्तार अंसारी जेल के अंदर आ गए, इन्होंने आर्म मंगवाया था, हथियार मंगवाया, वेपन मंगवाया था, इनका आदमी लेकर आया था। मुलाकात लेते समय देखना पड़ता है कि ये पहले आया है नहीं आया है, कौन है कैसा है, कोई बात ना हो जाए। मैंने बताया ना कि हमको कुछ चिंता बनी रहती है। जब वो आदमी आया और उसने कहा मैं मुख्तार से मिलना चाहता हूं, मैंने कहा नहीं, मैं तो जानता नहीं, पहले देखा भी नहीं आपको, मैं तो परमिट नहीं करता। इनके पास सूचना का ये अलर्ट थे, क्योंकि मालूम था कि कहीं पकड़ा गया तो मामला ही बिगड़ जाएगा। ये गेट पर तुरंत आ गए, और गेट पे आने के बाद इन्होंने कहा कि अरे आप हमारा आदमी रोक दिया। मैंने कहा भाई मैं जेलर हूं, रोकूंगा तो मैं जरूर ही। उन्होंने कहा ये मेरे 2 आदमी जा रहे हैं, इनको रोक के दिखाइए, हिम्मत हो तो। अच्छा, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा इनकी हिम्मत हो तो ये 2 कदम आगे बढ़ के दिखा दें। माफिया के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। इन्होंने फौरन कहा कि बाहर निकल के दिखाइए, मूछ मुड़ा दूंगा मैं। मुख्तार ने कहा, मुख्तार के शब्द थे। मैंने कहा मैं बाहर निकल रहा हूं। आप समझें कि उस समय संजीव माहेश्वरी जीवा भी वही उसी के साथ बंद था, वो भी आया था वहीं पर ही। उनके 2-3 आदमी थे। ये एकदम से ही इन्होंने उससे पिस्टल लेकर मुझ पर तान दी। अच्छा, पिस्टल आ चुकी थी अंदर? क्या चुकी थी? वो आदमी जो था उलझन तलाशी पर ही तो फंसी हुई थी मामला, उसको मैंने जैसे लिया, मैं तलाशी लिवाता, तभी इतनी बातें हो गई। आपको पता था उसके बाद पिस्टल? नहीं, मुझे नहीं, ये नहीं, मुख्तार को पता था। मुख्तार को ये पता था क्योंकि उसने मंगाई थी एक प्लान के तहत। और वो जब गेट के अंदर देख लिया उन्होंने कि मामला फंस गया है, तो खुद आ गए, और भौकाल मेरा गिरता हुआ जा रहा है, तो उन्होंने पिस्टल निकाल ली। जब पिस्टल निकाल ली उन्होंने, तो मुझको लोग बाग मेरे पकड़ने लगे, उनको उनके आदमी पकड़ने लगे, नौबत खींचातानी की बन गई। वो भी कांपने लगे, मुख्तार भी कांपने लगा। और पोजीशन ये थी, जब उसको बाहर ले जाया गया तो बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया था।
उस आदमी तो मामला ही खत्म हो गया, बाहर कर दिया गया, सब निकाल दिया गया उसको। इन्होंने धमकी दी थी कि जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। यस। मैंने तत्काल अपने डीआईजी से मैंने फोन पर किया। डीआईजी को, हमारे जेल के डीआईजी को गाली दे चुका था ऑफिस के अंदर। इतना बेखौफ था ये, बेखौफ तो बेअंदाज। बताने की बात है। ये तो वो पर्सनालिटियां थी कि आदमी को इशारा कर दें तो वो गायब हो जाए। ये तो अपने अपने हौसले और हिम्मत की बात होती है। नहीं, आपको डर नहीं लगा कि मतलब जब- यहाँ पर दो जेलरों का जो है मर्डर भी हो चुका था और भी कई जगह जेलरों पे हमला हुआ, आप सीधे मुख्तार अंसारी से भिड़ गए जिसने चैलेंज दे दिया कि मैं तो मूंछ मुड़ा दूंगा। उसके अरे बाद नहीं साहब, उसने खुलेआम कहा कि आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम जब जेल विभाग में नौकरी करने आए हैं, स्टार लगाए हुए हैं, मैं जेलर हूं, वहां पर गस्टेड अफसर होता है जेलर, और जेलर की धमकी खत्म हो जाएगी तो क्या रह जाएगा? फिर क्या हुआ इसके फिर बाद? क्या होगा? उसके बाद तो हावी हो जाएगा बदमाश। पूरी जेल है, एक वही नहीं है, बहुत हैं लोग। पिस्टल तानने के बाद क्या हुआ? पिस्टल तान, अरे वो देखा जाएगा। जब नौकरी करने निकले हैं तो जिंदगी सबकी है, उनकी भी है, हमारी भी है। कभी कभी पिस्टल किसी ने मारी, गोली मारी और गोली मिस हो गई, दूसरे ने चला दी, वो खत्म हो गया। तो ये नाना पर वहाँ कैसा माहौल? अब तो पोजीशन ये हुआ, उस समय मायावती जी की सरकार थी। मैंने डीआईजी को मैंने जैसे बताया, डीआईजी को ये गाली तक दे चुका था। आईजी से मैंने कांटेक्ट किया, बात नहीं हो पाई। डीआईजी को अपनी बातें याद आ गईं। वो आईजी प्रदीप शुक्ला जी हुआ करते थे। ये उनके पास हमारे डीआईजी साहब गए और उनसे कहा कि जेल में, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पे एक जेल सुपरिटेंडेंट का मर्डर हो चुका है, एक जेलर का मर्डर हो चुका है। यहां पर आदमी आएगा नहीं, बड़ी मुश्किल से तो आदमी आया है। इसके साथ यदि कुछ हो गया, क्योंकि उसने जेलर पर पिस्टल तान दी, ये बहुत बड़ी बात है। मायावती जी ने तत्काल डीएम को फोन किया। डीएम के यहाँ से एक एडीएम आया मेरे पास। उसने मुझे अलग ले जाके कहा मुझसे कि आप एफआईआर दर्ज कराएंगे? मैंने कहा यस, कराऊंगा। जबकि मेरे पास कई सूचनाएं आ रही थीं कि आप एफआईआर दर्ज मत कराइएगा, आप जानते नहीं हैं, बिगड़ जाएगा मामला। कौन दबाव डाल रहा था ये? अब ये कई लोग थे, अलग अलग नेताओं की बात थी, नेताओं का भी फोन आ रहा था, अफसरों का भी आ रहा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा। और खुद ही अपने लोग ही गड़बड़ाने लगते हैं काफी कि आप कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं। पता नहीं कितना, ये माफिया उस स्तर का माफिया नहीं है। ठीक है, देखा जाएगा, जिंदगी में है ही क्या, नौकरी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। द एंड मुख्तार अंसारी के लिए ऑर्डर हुआ कि इनको यहां से ट्रांसफर किया जाए आगरा, दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए मायावती जी ने ऑर्डर दे दिया। मैंने बताया मुकदमे कायम हुए, गैंगस्टर लगे। उसके बाद मैं 3 साल रहा। 3 साल का ये माहौल रहा कि यदि किसी से बैठने के लिए कह दीजिए तो वो लेट जाए। आप समझें कि मुख्तार का जमाना वहां ये रहा है कि पीपल का पेड़ हुआ करता था वहां पर, उसके नीचे चौतरा बना हुआ था जहां वो दरबार लगाता था, निर्णय लेता था, आदमी बुलवाता था जेल के अंदर। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं कि वहां पर उसका वो भौकाल था कि वो दरबार लगाता था, निर्णय पंचायत करता था, लोगों की निपटाता था, पिटवाता था। बैडमिंटन कोर्ट वहां बना हुआ था जहां अधिकारी खेलने आते थे। मछली का तालाब था जहां मछली पाली जाती थी। यही नहीं, वहां धान के खेत थे जिनमें कि वो धान बोआता था अपना, वो कटवा के भिजवाता था। ये सब जेल के अंदर चल रहा था पूरा। अरे वो तो पूरा अपना आप कह रहे हैं ये बातें क्या शासन प्रशासन की निगाह में नहीं थी? ये तो फिल्मों में दिखता है, फिल्मों मतलब नहीं, ये वास्तविकता थी। वो आप समझिए कि एक तरह से उस माहौल को ध्वस्त करना, उस पीपल के चौतरे को मैंने खुदवा दिया, बैडमिंटन कोर्ट खुदवा दिया, मछली वहां की निकाल के नीलामी करवाई गई, बाजार के अंदर बिकती थी मुख्तार के तालाब की मछलियां। ये आलम था। तब माहौल बना वहां पर, और ऐसा माहौल बना कि मैं 3 साल रहा और 3 साल में मुझको कोई दिक्कत नहीं रही। बहुत
मेरा सुपरिटेंडेंट जो था वो बहुत बढ़िया था, मिस्टर भाटिया साहब थे, और मुझको कोई दिक्कत नहीं रही, बहुत सही रहा। तो मुख्तार, आपने सर आपका मुकदमा चल रहा था तो कभी पैरवी नहीं की कि अरे छोड़िए अब कहाँ है इस मामले में, कभी मुख्तार की तरफ से या कोई इस तरह की बात? नहीं, वो तो जानता था, जरूरत ही नहीं थी। वो ये समझता था कि ये मुकदमा की हिम्मत नहीं पड़ेगी। जिस पिस्टल निकालने वाले मैटर में सब मुकर गए थे लगभग। गेट कीपर ने कहा हमने देखा ही नहीं, गेट वाले अंदर वाले ने कहा हमने कुछ देखा ही नहीं, सर्किल हेड हुआ करता था उसने कहा हमने देखा नहीं। केवल एक मेरा लिखा हुआ जो स्टेटमेंट था, जो एफआईआर दर्ज थी, उसे तो बदला नहीं जा सकता था। दबाव मुझ पर जरूर पड़े, लेकिन मैंने कहा मैं देखिए मैं क्या कह सकता हूं, जो चीज मैं लिख के दे चुका हूं उसको मैं ये थोड़ा नहीं कह सकता कि डिनाई कर दूं कि ये नहीं हुआ। लेकिन जब कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कोई गवाह नहीं मिलते हैं, मुकदमा फिनिश हो गया। अब मुकदमे की पोजीशन 2003 की बात थी, 2013 में मैं रिटायर हुआ, 2014 में मेरी पहली पेशी हुई। मैं यहां पर पेशी के दौरान आया, उस समय जो जवाब सवाल वकील कर रहे थे, अब जानते हैं कि उनके वकील कौन से स्टाइल के हैं, हर रूप में हैं, वो खुद पर्सनालिटी अपने में खड़ा हुआ है। ऑफिस में हुआ था, गेट पे हुआ था, कहाँ हुआ था, कब निकाली, वो कहाँ से आ गई पिस्टल, नाना प्रकार के क्वेश्चनों के बीच में वो सब दाइंड उन्हीं के पक्ष में बात जाती रही। मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था एक तरह से, और वो मुकदमा फिनिश हुआ। अब ये आती है सत्ता और सरकार की बात है। जो सरकार का दौर वर्तमान में चल रहा है, ये दौर आया है अब, आप कभी ऐसा रहा है? आजकल माफियाज की हिम्मत नहीं पड़ती। उन्होंने जब इस चीज को देखा, समझा इस सरकार ने, तो इसने उस मुकदमे के बारे में लिया कि उसको खुलवाया दोबारा से। बरी होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में गया और पहली सजा ये मेरे ही प्रकरण में। तो आप देखिए कि ये तो माफियाज का पोजीशन। अब देखिए इन सब चीजों में भोगना तो पड़ता है, दिक्कतें बहुत आती हैं। आपने बताया, आप यकीन नहीं करेंगे, कई घटनाएं ऐसी रही हैं। मैंने उस दौर में मैंने बताया कि उमर शेख मेरठ में हुआ करता था, जो कंधार अपहरण के अंतर्गत था, उससे मेरा वास्ता पड़ा था। एक बार कोई आदमी बंद हुआ इनका, इन्होंने मुझसे फोन पर कहा कि उसको देख लीजिएगा। मैंने कहा मैं देखता हूं। फिर कहा आपने उसको भेजा नहीं हॉस्पिटल? मैंने कहा कि मैं देख रहा हूं। मैंने कहा क्या देख रहा है? मेरी बल्कि एक काफी तेज वार्ता हो गई और उन्होंने अपने वो चीज गांठ बांध ली और उन्होंने, मैंने डीएम को भी एप्लीकेशन दी। एक बंदा जेल के अंदर अखबार बेचने वाला मरता है, अपनी सामान्य मौत से मरता है। मैंने क्या, उसके एक बंदी ने भी झापड़ नहीं मारा था। उस आदमी को हॉस्पिटल जब भेजा जाता है वो मर जाता है, डेथ हो जाती है। तो भाई जेल के अंदर तो कितना टेंशन वैसा आदमी का रहता है। इस बंदे ने डॉक्टरों के पैनल द्वारा मिडनाइट पोस्टमार्टम कराया और मिडनाइट पोस्टमार्टम रात में 12 बजे हुआ, जिसमें कि 6 मेजर इंजरी दिखाई गई और हेड इंजरी से डेथ दिखाई गई। डॉक्टरों पर दबाव बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर सकता था। पोजीशन ये बनी कि मेरा अभियोजन कायम होने की स्थिति पैदा हो गई। बड़ी मुश्किल से जान बचानी मेरे लिए भारी पड़ गई और उसी की वजह से खास तौर से मेरा प्रमोशन भी नहीं हो पाया। अच्छा, मुख्तार का भी आपने दौर देखा, अतीक का भी देखा, तमाम बड़े बदमाशों का भी देखा। अतीक और मुख्तार में खतरनाक कौन था सबसे ज्यादा, जो आपको लगा ये ज्यादा डेंजर है? देखिए, पूर्वांचल और पश्चिम, इन दोनों में सबसे ज्यादा क्रूर या खतरनाक या नेचर वाइज कौन कितना खतरनाक आपको लगता है? सबसे ज्यादा खतरनाक कौन? नहीं, हाँ, बातचीत में एटीट्यूड के मैटर में अतीक अहमद बनिस्बत मुख्तार के ज्यादा क्रूर टाइप का था। मैंने बताया मेरा वास्ता वहां पर इलाहाबाद में बंद तो नहीं रहा, मेरे सामने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर ही अतीक बंद होके आए थे। और भुक्तभोगी तो मैंने बताया कि कितना रहा हूं उनका, दोनों का ही भुक्तभोगी रहा हूं। मुख्तार का
भुक्तभोगी इधर रहा हूँ, अतीक का भी भुक्तभोगी उधर रहा हूँ। तो ये अपना अपना क्षेत्र है, हर जगह का वर्चस्व बना के चलते हैं। जहाँ पर जिस क्षेत्र में जुटे हुए हैं वहाँ किसी दूसरे को घुसने नहीं देते। वो पोजीशन माफियाज की और कुत्ते की पोजीशन मैंने बताया कि वही है इनका अंतिम दौर, तो यही है। अब जहां तक एक बातें ये आती हैं कि साहब वो जेल के अंदर स्लो पॉइजनिंग हो, ये पॉइजनिंग ये बड़ी चर्चा रही, परिवार ने आरोप लगाया, क्या ऐसा हो सकता है जेल में? ऐसा एक बात है, जो आदमी 20 साल से जेल के अंदर बंद हो, अरे जेल की बातें करना तो दूसरी बात है कि वो साहब को डबल बेड नहीं लगे हुए वहां पर। हाँ ठीक है, कभी कभी ये सुविधाएं मिल सकती हैं, मिली थी। मैंने तो वहां तक बताया जब धान बोया जा रहा था वहां तक ही। लेकिन दौर बदलते रहते हैं, हर समय एक सा तो नहीं रहता, हर अधिकारी एक से तो नहीं रहता, परिस्थितियां बदला करती हैं और उसी के हिसाब से ही इनको झेलना पड़ता है। कभी ऊंच पड़ती है, कभी नीच पड़ती है। जब मामला बंद हो जाता है तो खजूर भी नहीं खिला पाते रमजान के दिन में, तो फिर सब कहते हैं कि ये तो बड़ा। तो इस बात में कोई दम नहीं है जो परिवार कह रहा है कि? देखिए, मैंने बताया कि जेल डिपार्टमेंट अपनी स्किन बचाने में रखता है। जेल डिपार्टमेंट को हम चाहेंगे कि हमारी नौकरी चली जाए, कौन बचाएगा? प्रथम दृष्टया तो हम नौकरी से जाएंगे। और एक बात आती है जांच कराई जाए इसकी, अरे जांच तो होती है। हर मृत्यु, जेल की कस्टोडियल जो डेथ होती है उसमें हर एक में जांच होती है। अच्छा, निजाम बदलने के बाद क्या चेंज आपने पाया? क्योंकि आपने मायावती का भी दौर देखा, कल्याण सिंह का भी दौर देखा, राजनाथ सिंह जी का भी दौर देखा और मुलायम सिंह का भी दौर देखा और थोड़ा बहुत अखिलेश यादव का भी दौर देखा। तो अब जब 2017 से निजाम बदला उत्तर प्रदेश में, तो इन अपराधियों का किस तरह से आपने देखा कि क्या बदलाव देखा? नहीं देखिए, हम लोग तो सोशल मीडिया, उस जमाने में जब से मैं नौकरी कर रहा था सोशल मीडिया था ही नहीं। हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और दुनियादारी और स्टेटमेंट निकलने, हम लोग बोल नहीं पाते थे, बात नहीं कर पाते थे। आज के दौर में उत्तर प्रदेश को कहे कोई भी, लेकिन जो सामने दिखाई पड़ रहा है उसे तो नकारा नहीं जा सकता। आजकल अपराधी डरता है, भय है कि मैं प्रकाश में ना आऊं, प्रकाश में आने के बाद मेरा इतिश्री कहीं पर हो सकती है। बहुत भय व्याप्त है अपराधियों के अंतर्गत। आजकल अपराधी कार्य भी करते हैं तो बहुत हिसाब से करते हैं, बहुत अंतर है, बड़ा परिवर्तन। में उस तरह की सुविधाएं नहीं रह गई जैसे कभी मिला करती थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जैसे जैसे समाज परिवर्तित हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे, बहुत अंतर आया। मैंने तो जेल विभाग में आईएएस पहले हुआ करता था, आज आईपीएस है। दोनों दौर देखे हैं, वो भी दौर देखा है। मायावती जी के पीरियड में आईपीएस आने लगा, आईपीएस बैठाल दिया गया, जबकि मेरे विचार से उचित नहीं है। देखिए, जेल के अंदर एसपी तक बगैर न्यायालय की अनुमति के इंट्रेंस नहीं ले सकते। अच्छा, ये भी कहा जाता है मुख्तार अंसारी के साथ तमाम जो अधिकारी थे वो खेलने भी जाते थे। मैंने कहा बैडमिंटन कोर्ट थी, अधिकारी आते थे खेलने के लिए, बाहर से आते थे। अब सब खत्म हो गया। अब आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस समय मैं पहुंचा हूं उस समय चूंकि पॉइजनिंग कांड हो गया था, 3 मर गए थे, ये भेज दिए गए थे, माहौल एकदम से ही बदल गया था, हम लोग हावी हो गए, इंस्ट्रक्शन भी ऊपर से थे, चौतरा उतरा सब खुदवा दिया गया, बैडमिंटन कोर्ट खत्म करवा दिया गया, सब कुछ खत्म हो गया। वहां पर वो भौकाल, वो साम्राज्य, क्या इनको पता नहीं चलता था? सब पता चलता था। इनके लोग बाग फोन पर बातें किया करते थे, इशारे होते थे कि सब ज्यादा कुछ हो रहा है, कहिए तो देख लें। अब 17 के बाद बदलाव दिख रहा है। अरे 17 के बाद तो बहुत कुछ, बहुत बदलाव दिख रहा है। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं, 2010 के अंदर तक ये स्थितियां पैदा हुई। ठीक है, तो ये थे जेलर एसके अवस्थी जी, जिन्होंने अतीक अहमद का भी समय देखा, मुख्तार अंसारी का भी समय देखा और दोनों पर इन्होंने नकेल कसी। फिलहाल न्यूज़ इंडिया के लिए लखनऊ से नीरज मिश्रा।